न्यूज 18 इंडिया को आखिरकार क्यों पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी मिशन के साथ विकसित भारत के विजन का रोड मैप दिखाया। पीएम ने चुन चुनकर उन मुद्दों की चर्चा की जिनसे 2024 के नतीजे तय होने हैं। और साथ ही साथ राजनीति और राष्ट्रनीति का फर्क भी विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ समझा दिया। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। 100 दिन का मिशन। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। विराट सपना, विराट संकल्प। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। एनडीए सरकार 400 पार। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। राष्ट्र नीति। अब राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। नारी का सम्मान। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। धर्म ध्वजा लहराई। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। अद्भुत आयोजन और अद्वितीय भाषण की गवाह बनी दिल्ली। जिस उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की दरकार थी, उसकी पर्याप्त मात्रा नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में चस्पा कर दी, जिससे 24 का रण अब सिर्फ नरेंद्र मोदी की वापसी की रस्म अदायगी भर बनता दिख रहा है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो भारत मंडपम में बीजेपी के अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने 24 का टोटल एजेंडा सेट कर दिया। चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर दी। नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक भाषण हुआ। एक स्टेट्समैन की तरह पीएम बोले, हर उपलब्धि पर, हर चुनौती पर, राष्ट्र के मिशन से विजन तक का सार नरेंद्र मोदी के भाषण में देखा। नरेंद्र मोदी ने 24 में 400 पार की डिमांड देशवासियों से कुछ इस अंदाज में की। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं
भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। साथियों, हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है। हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने कांग्रेस के एक खास वर्ग का जिक्र किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मोदी विरोध है। विपक्ष के गाली गलौज की सियासत पर पीएम ने खरी बात कह दी। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा। इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। नरेंद्र मोदी सियासत में ट्रेंड सेट करते आए हैं, राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों से सजाते आए हैं। साहसिक निर्णयों और दूरगामी नीतियों ने उन्हें जननायक बनाया है। वहीं 24 के चुनाव में कोई कसर न रह जाए, 400 पार के मिशन को किस तरह अमल में लाया जाए, इसका रोड मैप भी पीएम मोदी ने दिखाया। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस काम में जी जान से जुट जाना है वो ये है। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर अगले 100 दिन तक पिछली बार मिले वोटों में कम से कम 370 वोट बढ़ाने के मिशन में जुटे। फर्स्ट टाइम वोटरों को पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यकर्ता महिलाओं को मात्र वोटर न समझकर माताओं, बहनों की तरह आशीर्वाद भी लें। गरीब कल्याण के कामों से लेकर विकास की उपलब्धियों के आधार पर जनता से समर्थन मांगे। मंडल प्रभारियों को हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम से कम एक बार मिलने का टास्क। कार्यकर्ताओं को हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचने का जिम्मा। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। नरेंद्र मोदी के इस फॉर्मूले पर चलकर बीजेपी को क्या हासिल होगा, इससे ऐसे जानिए। देश में 10,35,000 बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जुड़ेंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर, जिससे 400 सीट के आंकड़े तक एनडीए को पहुंचने में आसानी होगी। मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत अभियान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने संभाली है। पिछले 1.5 साल में
विकसित भारत के संकल्प से जुड़े सुझावों के लिए, और लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम बात पता, ऐसा नहीं है। इस पर हम 1.5 साल से चुपचाप काम कर रहे हैं। सरकार की मशीनरी को लगाया है और आपको जानकर के खुशी होगी, अब तक 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत कैसा हो, रोडमैप कैसा हो, इनिशिएटिव कैसे हो, नीतियां कैसी हो, इसमें विचार विमर्श हुआ है। लोगों ने अपने आइडियाज दिए हैं और आपको जानकर के और खुशी होगी, इन 15 लाख में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। पीएम मोदी ने विरोधियों की राजनीतिक तरकीबों की धज्जियां उड़ाई और अपशब्द और अभद्र भाषा वाली पॉलिटिक्स पर पीएम ने तगड़ा प्रहार भी किया। देखिए 24 में नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस की वजह क्या क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। रही बात विपक्ष की, नरेंद्र मोदी तर्कों से, तथ्यों से और शब्द भेदी तीर से विरोधियों को धराशायी करने की कला के माहिर हैं। पीएम मोदी जब रॉ में रहते हैं तो उनकी भाषण शैली लाजवाब होती है। दिल्ली का भारत मंडपम नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज का गवाह बना। चुन चुनकर पीएम मोदी ने विरोधियों को कैसे धो डाला, सुनिए। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यूथ का खास ख्याल रखा। नौजवान पीढ़ी के लिए मोदी के माइंड में क्या है, युवा शक्ति के लिए मोदी का संकल्प भविष्य में क्या रंग दिखाएगा, उसे भी जानिए। साथियों, युवा ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है, और जो लक्ष्य तय करता है अपनी आंखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है। हम 2029 में 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने महिलाओं के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के हित के काम भी गिनाए। अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे सम्मान के साथ भारत लाए। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हज की प्रक्रिया में सुधार करके यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज बिना महरम के हज करना भी संभव हुआ है। इससे महिलाओं के लिए भी हज करना आसान हुआ और हजारों महिलाएं गई। बीजेपी के मुद्दे क्लियर हैं, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, जिन पर बीजेपी विपक्ष को बराबर घेरती है। वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी समूचे विपक्ष को बैकफुट पर धकेलती है। मोदी हो या अमित शाह, 2024 के चुनाव के लिए इसलिए पांडवों और कौरव के युद्ध का पर्याय बताते हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में। बीजेपी का जोर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर है, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के समूल सफाई पर है। वहीं विपक्ष में चिंता अपनी सियासी हस्ती को संजो पाने की है। इंडी में कहीं टिकट बंटवारे पर रार छिड़ी है तो कहीं नेतृत्व को लेकर नाराजगी है। विपक्षी एकता का जो हाल है 2024 में वैसा ही दिख रहा है जैसा 2019 में दिख रहा था। 28 दल एक साथ आए, जगह जगह बैठकें हुई, रैलियां हुई, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। हालत यह है कि एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी विचारधारा अब इस दल में मेल खाती हुई दिख रही है।
नेतृत्व विहीन इंडी में जो बची खुची एकजुटता का दम अब भी भर रहे हैं, उन्हें बीजेपी भ्रष्टाचार के केमिकल से जुड़ा बताने से नहीं चूक रही। बीजेपी इंडी गठबंधन की पार्टियों को करप्शन के जिन मामलों में घेर रही है, उन्हें भी जानिए। दिल्ली का आबकारी घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, छत्तीसगढ़ का महादेव घोटाला, बिहार का चारा घोटाला, झारखंड का जमीन और खनन घोटाला, बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला, तेलंगाना का शराब घोटाला। एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। एक तरफ बेदाग लीडरशिप है, दूसरी तरफ आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे विरोधी। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा अकाट्य हथियार की तरह है। चुनावी राजनीति में जिसे नरेंद्र मोदी विरोधियों के खिलाफ जमकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि करप्शन की कालिख सफेद पोश सियासी हस्तियों के हौसले को पस्त कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष ने एकजुट होकर इंडी अलायंस बनाया। शहर दर शहर सियासी बैठकें की। चार्टर्ड प्लेन से विपक्षी दल के नेता राजनीतिक पर्यटन करते हुए नजर आए, लेकिन जब सवाल साझा चुनाव लड़ने का सामने आया तो सभी के स्वार्थ टकराने लगे। बड़ा हो या छोटा विपक्षी दल अपने अस्तित्व बचाने के लिए ज्यादा फिक्रमंद नजर आए। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को नए और आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। विपक्ष की इसी फिक्र का जिक्र पीएम मोदी भी करते रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वो सत्ता में सुख भोगने के लिए नहीं है और ना ही वो विश्राम की सोच रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक नरेंद्र मोदी परिश्रम और प्रयास जारी रखेंगे। हकीकत ये भी है कि राजनीति के इस दौर में नरेंद्र मोदी की नीयत और नीतियों ने ही उन्हें अपराजेय भी बना दिया है।